हेलो दोस्तों, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये क्लास जो होगी ये सिर्फ पेट वालों के लिए होगी। जो पेट का प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड जो हमारा 2023 में जो पेट होने वाला है, जो भी लास्ट डेट है इसकी पेपर की, तो उससे पहले हम ये चाह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आपको बता दिया जाए कि कितने डायमेंशंस में ये पेपर आएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्या होता है कि हमको एक आइडिया लगता है। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है वो कैसा होता है। तो देरी न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये 24 अगस्त का पेपर है, 2021-22 के आसपास में ये पेपर आया हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, मैथ और साइंस, हिंदी, इतने सारे पोर्शन पे मैं करवाऊंगा। करंट अफेयर के जो करंट अफेयर का जो इसमें है प्रश्न, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो आपकी आगामी परीक्षा है वो पुराना करंट अफेयर नहीं पूछेगा। और जो एक और क्लास हमारी पड़ी होगी ग्राफ की, तो ग्राफ का एक स्पेशल क्लास पड़ा हुआ है सिर्फ इसी का ही, सिर्फ उसमें ग्राफ के ही क्वेश्चन है। तो उसको आप जरूर देखिएगा, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ग्राफ के लगभग 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उसको मैं क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार का सही क्रम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इल्तुतमिश है, ये ये कब जो है राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, ये दामाद था। तो इल्तुतमिश सबसे पहले जो है आता है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद शेर शाह सूरी, फिर अकबर। इन लोगों का शासन ऐसे होता है। तो सबसे पहले 4 नंबर, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 2 नंबर, फिर शेर शाह सूरी तीसरे नंबर पे होगा और चौथे नंबर पर अकबर, क्योंकि ये 1540 के आसपास में इसका शासन रहता है। तो सबसे लेट में यही शासन करता है। तो देखिए, यानी फोर्थ थर्ड फर्स्ट, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। तो संत शिवाजी के समकालीन थे, संत शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे, ठीक। फिर उसके बाद 2 नंबर का हो गया, तीसरे नंबर पे चलते हैं। चलिए ये कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जोड़ा देखिए, कलिंग का युद्ध जो अशोक आता है, तो जब ये गद्दी पे बैठता है कितना, ये 8 वर्ष बाद, यानी गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद ही ये क्या करता है, युद्ध करता है। तो कलिंग का युद्ध, क्योंकि ये BC है तो ये उल्टा चलता है, ठीक। फिर उसके बाद AD संघ संवत जो प्रारंभ होता है 78 से, ये भी सही है। फिर मुस्लिम युग की शुरुआत, मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईस्वी में जो AD दिया है एन्नो डोमिनी, तो एन्नो डोमिनी जो दिया है 622, इसका मतलब ये है कि जो हमारे मुस्लिम संप्रदाय के जो भी पैगंबर थे, मोहम्मद साहब, वो मक्का से मदीना गए, तो वहीं से ये लोग मुस्लिम धर्म की मुस्लिम युग की शुरुआत मानते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु 1709 दिया है, जबकि औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 1707 में हुई थी। तो यही हमारा गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर दिया है कि इनमें से किसे भारत का ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। सबको पता होगा, ये तो बेसिक ये सवाल है, दादा भाई नौरोजी। तो ये दादा भाई नौरोजी है, इनको ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बड़े मजे की बात यह है कि गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब गवर्नर जनरल की बात हो रही है, यानी ये 1773 के बाद की बात हो रही है, जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ, तो वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। और उसके पहले जब बंगाल का पूछे कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। इसी को कहा जाता है अंग्रेजों का गीदड़। ये क्या है, यही जो
लॉर्ड क्लाइव था, इसने ही पहली बार जो अंग्रेजों का जो शासन था इस हमारे देश पे, तो उसने प्रशासन शासन को क्या किया, यहीं से शुरुआत किया था, बंगाल से। तो बंगाल का जो गवर्नर पहला होगा लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। ठीक है। चरक संहिता, तो चरक संहिता आपने पढ़ा होगा कि चरक संहिता जो चिकित्सा से संबंधित है, जितने भी ऑपरेशंस वगैरह होते थे वो चरक के द्वारा, एक बहुत बड़े चिकित्सक थे चरक, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई। आपको पता है होम रूल लीग, एक लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे और एक एनी बेसेंट, तो इन दोनों के साथ साथ ये शुरू हुआ था। ठीक, तो ये प्रश्न के आंसर हो गए। क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन क्या है कि जब आप पढ़ते रहते हैं लगातार तो उससे संबंधित चीज़ें आपको आ जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये तो सबको पता होगा मेरे हिसाब से, सब हर लड़के जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको ये चीज़ पता होगी कि ब्रह्म समाज की स्थापना रामकृष्ण मिशन की, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले किए थे। ठीक, इसका जो क्रम है अभी मिला दिया जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, यानी ए का 3rd और डी का 5th, और जो बी होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना और आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे, दयानंद सरस्वती, तो ये सी का 2nd हो जाएगा। फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो 3 ही से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए चेक करें, थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ दिया है तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ए का 3rd यानी इसमें सब में दिया। अब डी वाला चेक करते हैं, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले, डी का 5th यानी 2 में दिया है, तो यानी ये तो गलत हो गए दोनों, सी और डी में कोई सही होगा। तो एक और चेक कर लेते हैं, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सी का 2nd कौन सा है, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है। करो या मरो, ये सबको याद है, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें यही से है ना, हाँ ये हो गया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद के जो प्रस्ताव किसे दिया गया। तो जो अध्यक्ष पद के जो प्रस्ताव था ये किसको दिया गया था, ये दिया गया था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। आगे है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सलालपन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चिनाब नदी है, इसका राइट आंसर है चिनाब नदी। इस पे 3 परियोजनाएं हैं। सलाल, हो सकता है आपकी बार दूसरा कुछ पूछ ले, दूसरा है बगलीहार, और तीसरा है इस पे दुलहस्ती। 3 चीज़ें, सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती, 3 परियोजनाएं किस पर हैं, चिनाब नदी पे। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर उसके बाद बसंत विषु कब होता है, इसी को मार्च के महीने में होता है, 21 मार्च को। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, करो या मरो का हो गया था। हाँ, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी परियोजना तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, परियोजनाएं आपको कौन कौन सी पढ़नी है। जब आप, जैसे हमने सलाल बगलिया दुलहस्ती परियोजना बताया, उसी प्रकार से राजस्थान में कहाँ, आपके यूपी में कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे बढ़िया खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे खनिज पदार्थ का जो प्राप्ति का जो स्थल उसको आप याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे पहले कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। यह फेमस है एक सींग वाले गेंडों के लिए, एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। ये कहाँ है, ये है आपका असम में है, असम। ठीक, असम में और भी हैं, जैसे
मानस हो गया, मानस, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद करिएगा। मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश के बारे में भी पूछता है, पश्चिम बंगाल, केरल, तो इन सभी जो सब में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसको याद करिएगा। तो इसके लिए एक क्लास लेके आऊँगा कि किसमें कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे बायोमंडल रिजर्व है, कितने हैं। अभी 18 बायोमंडल रिजर्व हैं। डिब्रू सैखोवा भी असम में ही है, तो जो कि सबसे छोटा बायोमंडल रिजर्व है, तो डिब्रू सैखोवा, ठीक है। तो ये भी बताया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी जाएंगी। हिमालय नदी तंत्र की कौन सी नदियाँ नहीं हैं, तो देखिए 2 नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो जो गंगा नदी है आपको पता होना चाहिए, ये इसका जो उद्गम है गोमुख हिमानी से है, गोमुख हिमानी से, ठीक, ये हिमालय के आसपास में है, तो हिमालय नदियाँ हो गई। दूसरा है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। गोदावरी और कावेरी जो 2 नदियाँ हैं, ये हमारे दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, इसको हम प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। तो हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन बी विल बी राइट, ठीक। आगे है, तो ये अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हो गए, इसको कोई और सर बताएंगे, तो फिलहाल हम जो पढ़ाएंगे बस उतने ही, इसको देखिएगा। तो हाँ, ये संविधान के क्वेश्चंस आ गए। चलिए, इसमें दिया है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, तो किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार। अब 29-30 तो होगा नहीं, 19 जो है आपके वाक्य में व्यक्ति का है, जो बोलने से संबंधित है, और 29-30 है नहीं, अल्पसंख्यक, और इसके लिए है अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन रखा, जो बाद में प्रस्तावना बनी। ये मैं कल या परसों में एक लेक्चर डालूंगा कि प्रस्तावना पे, तो उद्देश्य प्रस्ताव कैसे कैसे पारित हुआ, कैसे क्या हुआ, प्रस्तावना में कौन कौन शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना कब हमारे में क्या क्या संशोधन हुए, कब हमारे भारतीय संविधान का अंग बनी, ये सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है इसका, इसमें है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था हमारे नीति निर्देशक तत्व के मूल अधिकार आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ से ये सब लिए गए हैं। तो सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। तो मूल अधिकार लिया गया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, तो अनुच्छेद 29, ठीक। फिर अगला प्रश्न आते हैं, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, वाहक कैसे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होता है, जैसे धारा की एक गुण होता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, यानी विद्युत जो प्रभावित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है तो वो लेफ्ट, कहने का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों में ही क्या होता है, एक तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं तो उसमें धारा वाहक नहीं होती है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष सबको पता होगा दूरी की है, तो दूरी इसमें अगर कोई ऑप्शन है तो 1 वर्ष में ध्वनि द्वारा, ये गलत हो गया, रॉकेट द्वारा, ये भी गलत हो गया, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ये सही है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होता है, हालांकि जो सूत्र होगा, ये क्या लिख दिया, सूत्र होगा इसका CaOCl2, एक ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा CaOCl ब्रैकेट बना के Cl, ये दोनों फार्मूले इसके होते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी। तो दोनों नाम याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपके लिए, आपको ये फार्मूला दे रखा है जिससे आसानी हो जाएगी। तो ये दोनों फार्मूले, हो सकता है ये वाला फार्मूला अगर दिया होता तो कन्फ्यूजन होता, तो दोनों फार्मूले इसके होते हैं, ठीक है। अगला है, अब तो मैथ के क्वेश्चन आ गए। चलिए मैथ के लिए थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं, फिर इसको बताते हैं। तो मैथ का प्रश्न छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं प्रश्न हैं, बस छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो सॉल्व करते हैं। चलिए
देखिए इसमें दिया है तो 29 से शुरू करते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, सोने का प्रतिशत पूछ रखा है। तो आपको पता है कि जो 100% होता है वो कितना कैरेट होता है, वो होता है 24 कैरेट। तो आपको 18% निकालना है, मतलब 18 कैरेट निकालना है। तो अगर हम 24 कैरेट बराबर 100 दिखा दें, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बराबर कितना दिखाएंगे, 1 बराबर 100/24। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 18 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 गुना 18/24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से 3 और ये हो जाएगा 4 में कट जाएगा और ये हो जाएगा 25, यानी 25 तिया 75। ये 75% आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। संतरे में पाया जाता है विटामिन सी, बिल्कुल सही है, विटामिन सी। संतरे में जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, सबसे ज़्यादा विटामिन पूछे तो आंवला में पाया जाता है, विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि ये देखिए फॉर्मूला एक होता है कि a³ + b³। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² - ab + b²। ये होता है फार्मूला। और इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ a है तो 3 बार a³ हो जाएगा और ये b है तो b³ हो जाएगा और नीचे ab यानी a² और b² माइनस a × b ये दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हम इसको a³ ये चीज़ लिख सकते हैं, a³ + b³। तो इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ab, ये ab - ab और ये a² और प्लस b² दे रखा है। तो इसमें इसी में तो डिवाइड है ये चीज़, तो ये हमारा कट जाएगा। नीचे जब लिखेंगे a² - ab + b², तो ये जो है इससे कट जाएगा। तो बचेगा क्या, a + b। तो 885 और 115 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 1000 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद ये प्रश्न आता है, उसके बाद अगला प्रश्न ये है, रूट का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होगा कि इसका जो परमेयीकरण होता है इसको हम करेंगे। तो हम यहाँ से परमेयीकरण कर देते हैं, तो इसका मल्टीपल करेंगे √5 - √3 डिवाइडेड बाई √5 - √3। दोनों सही है। एक ही संख्या से अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बनेगा a + b a - b, तो ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का फॉर्मूला बन गया। और ऊपर क्या है, a - b, तो ये बन गया a² - b का होल स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला को लगाते हैं तो a² यानी √5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, प्लस b² यानी 3 हो जाएगा, -2ab तो 2 × ab √5 √3 कितना हो जाएगा 15, ये 15 है, ठीक। और नीचे आ जाएगा a² - b² यानी 5 और ये -3, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 8 - 2√5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 4 - √5। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ 15 है ना, हाँ 15, सॉरी, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। तो आय क्या होता है, आय, तो अगर आय को हम 100% मान लें तो ये किसके बराबर होगा, कोई वस्तु है, ठीक, और उसकी बिक्री है, ठीक है। तो वस्तु और बिक्री, तो 10 × 10 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आय, ये हो गई बिक्री, ये हो गया वस्तु, ठीक, ये हो गया 100, ठीक। और कह रहा है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। अब यहाँ से आइए, 30% इसमें से घटेगा तो 3 घट जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 7, और बिक्री जो है कितनी बढ़ गई 20%, यानी 2 बढ़ गई, तो कितना हो गया 12, तो 12 × 7 = 84।
पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 84, कितना घटा 16, यानी 16% का इसमें क्या हुआ डिक्रीज हुआ। कहने का मतलब वस्तु गुणे बिक्री, तभी तो उसको पता चलेगा कि हमारी आय कितनी वस्तु है और कितने की बिक्री हुई है। जब उसमें 30% की जो कमी होती है तो साथ में बिकता है, और इसमें 20% की बढ़ोतरी होती है। यहाँ -30% की कमी हुई और यहाँ 20% की बढ़ोतरी हुई, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 7, तो यानी 16% का हमारा क्या वो ओवरऑल डिक्रीज हुई, यानी 16% घटी है। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत बेसिक सी प्रश्न है, इसमें आपको घबराना नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। तो अगला आते हैं, क्वेश्चन है ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो ये हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है। अगर कोच की भी उम्र शामिल कर दिया जाए तो औसत जो है 20% बढ़ जाता है। तो कोच की उम्र क्या है? देखिए 20% बढ़ जाता है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं? 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हो जाएगी, अगर हम इसको करेंगे 120/100। ये हालांकि एग्जाम में नहीं करना है, ये आपको याद होना चाहिए कि 20% अगर प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सीधे सीधे आप 6/5 करेंगे। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 18.5 गुणे ये 5 है 6/5। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो काट दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, और फिर उसके बाद बचा कितना 3 बचा, 5 7 35, और ये हो जाएगा 6 7 42 के 2 6 3 18 18 4 22 22.2। ये हो जाएगा जब 20% बढ़ी। लेकिन बढ़ी कितने पे है? तो औसत उम्र ज्ञात कीजिए। तो कोच की उम्र क्या होगी ये हमको निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले कितने थी 18.5, अब कितनी हो गई 22.2। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस देखिए कितना का हुआ है, तो इसको घटा देते हैं। तो 0.7 यानी 3.7 का जो है डिफरेंस है। कितने लोगों पर? पहले 4 थे, अब कितने हो गए 5। तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस कह रहे हैं, 1 मिनट, ये हो जाएगा, इसका जो डिफरेंस हो गया सही है, ये 3.7 5 7 35 18, तो 18.5 यहाँ हो गया। तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो 5 लोगों में ये डिफरेंस हुआ है, तो 18.5 एक लोगों का हो गया। तो यहाँ से 18.5 और आएगा, ठीक है। यानी टोटल उम्र इसकी हो जाएगी 37 वर्ष, ठीक, ये हो गया, सही आंसर है। चलिए अब हिंदी के प्रश्नों पे आते हैं। हिंदी का प्रश्न बहुत आसान है। एकल का विलोम, एकल का विलोम देखते ही मार देंगे बहुल, कोई दिक्कत नहीं। पर्याप्त का विलोम क्या हो जाएगा? पर्याप्त का विलोम होगा अपर्याप्त, अपर्याप्त जो पर्याप्त ना हो। उपयुक्त का विलोम होगा अनुपयुक्त। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए। अकेला का विलोम क्या होता है? दुकेला, दो केला मत समझ लीजिएगा, दुकेला, ठीक है, ठीक। अगला है दर्प। दर्प का मतलब होता है अभिमान, घमंड। तो इसमें देखिए तिरस्कार, तिरस्कार क्या होता है? जैसे किसी को हम पुरस्कार देंगे और किसी को तिरस्कार करेंगे, ठीक है। तिरस्कार मतलब उसको जो है एक तरीके से उसका अपमान ही करना होता है, तो तिरस्कार तो होगा नहीं। व्यथा, व्यथा का मतलब होता है समस्या, ठीक है, तो व्यथा नहीं होगा। स्वाभिमान मतलब खुद का जो अभिमान होता है, जिसको हम अपना कह सकते हैं, ईगो भी कह सकते हैं। तो इसका दर्प का सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा घमंड से, अहंकार से। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला कौन हो जाएगा? हमारा मनोहर, तो मनोहर सही है। मर्मांतक कौन होता है? मर्मांतक, मर्मांतक का होता है जो हमारे मर्म को जाने, यानी जो हमारे दुख दर्द को जाने, वही हमारा मर्मांतक है, ठीक। मद मस्त कौन होता है? मद मतलब होता है नशा, और मस्त मतलब उसमें झूमने वाला, या मस्त का मतलब जान रहे हैं आप प्रसन्न, तो जो अपने नशे में खुश हो, मद मस्त। जैसे हाथी मदमस्त होता है, मदमयी, तो जो प्राणी हो उसको मदमयी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है
गागर में सागर भरना, कहने का मतलब गागर में सागर भरना, छोटी सी चीज़ है अगर कोई, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाए। तो यहाँ ये नहीं, वस्तुओं से नहीं मतलब, यहाँ क्या है, यहाँ ज्ञान से मतलब है। तो थोड़े में बहुत कुछ कह देना। जैसे अगर मैं बात करूँ बिहारी जी की, तो उनके लिए एक फेमस कविता है कि सत सैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, यानी 700 की जो उनकी सतसई दोहा है उसमें उन्होंने इतना कुछ लिख दिया कि गागर में सागर भरने का कार्य कर दिया। अर्थात उन्होंने थोड़े में बहुत कुछ कह दिया। ये हमारा सही हो गया। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप गलत लिखते भी हैं और समझते भी हैं, तो इसको जो है थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि महत्व कैसे लिखा जाता है। तो महत्व, ये देखिए एक महत्व हो गया, एक हो गया ये महत्व, महत्व ऐसे, एक हो गया ऐसे महत्व, ठीक। तो हमारा जो महत्व सही होता है ये वाला सही होता है। त पे जो एक ये जैसे आप लगाते हैं ये वाला आधा त का जो मात्रा है ऐसे इस तरीके से, तो महत्वाकांक्षा पूछ रहा है, तो ये दोनों तो महत्वाकांक्षा 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 तो होगा नहीं, सही ऑप्शन सी होगा। इसको ध्यान रखिएगा। बहुत से ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो हम गलत कर जाते हैं। तो जैसे अगला एक शब्द मैं आपको बताऊं, जैसे ज्योत्सना आता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना, फिर आता है कुमुदनी, कुमुदिनी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मात्राओं का, छोटे छोटे मात्राओं का ध्यान दीजिएगा। कुमुदनी, फिर आता है उज्ज्वल, उज्ज्वल, ये सबको पता होगा, ज जो है 2 बार आधा रहता है, उज्ज्वल। फिर आता है अहिल्या, तो उसको अहिल्या नहीं अहल्या बोलते हैं, अहल्या। फिर आता है हिरण्यकशिपु, हिरण्य कश्यप नहीं कशिपु होता है, कशिपु, हिरण्यकशिपु। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे कोई और शब्द, जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर ये व पे रह होता है, आशीर्वाद। फिर इसके बाद और बताते हैं, इसके बाद जो शब्द आते हैं ये हो गया आशीर्वाद। फिर एक शब्द और आता है जो आप अक्सर गलत करते हैं, सन्यासी। तो सन्यासी, देखिए सन्यासी ये गलत है, सन्यासी में अंक की मात्रा यहाँ भी रहेगी, सन्यासी। फिर उसके बाद एक और शब्द आता है अनुगृहीत, अनुग्रहीत नहीं गृहीत, अनुगृहीत, ठीक। एक शब्द आता है इस प्रकार, जैसे आपने महत्व लिखा, महत्वाकांक्षा लिखा, सन्यासी हो गया, अनुग्रहीत हो गया, और ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम देखते कुछ और हैं लेकिन गलत हो जाता है। गृहणी, जैसे ग्रहणी नहीं होता है, गृहणी होता है, गृहणी होता है ये। विरहणी आता है, विरहिणी आता है, विरहिणी, विरहिणी। ऐसे शब्द आते हैं जो बार बार हमारे गलत होते हैं, ठीक। फिर आगे है, हाँ यहाँ पे, तो निम्न में से शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान, पक्षी से तो नृविज्ञान संबंधित होगा, पौधे से तो नहीं होगा, पशु से नहीं होगा, पर्यावरण से भी नहीं होगा, तो कौन बचा, मानव, मानव, तो मानव सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। तो दूध, दही, खीर, पनीर, मक्खन जो भी है ये सब सही है। तेल क्या है, तेल सीड्स से प्राप्त होता है, यानी बीजों से मिलता है, लेकिन दही, मक्खन और पनीर ये जो है दूध से प्राप्त होता है। ये तीनों में क्या है, सेम है, बाकी ये डिफरेंस है, ये अलग हो गया। फिर कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ प्रोडक्शंस लिखा है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी क्यू फिर आर से पी क्यू आर, एक प्लस एक माइनस का जो रिलेशन बन रहा है, बस ऐसे देख लीजिए। जैसे एन, यम एन ओ एक प्लस है, फिर यन यहाँ पीछे यन है, सॉरी ये नहीं, एक मिनट, इसको जो है हम मिटा देते हैं, ये नहीं, तो यहाँ पे देखिएगा एस है यहाँ पे और यहाँ पे टी है, तो एक प्लस हुआ, और एन है यहाँ पे यम है, एक माइनस हुआ। तो पीछे देखिएगा यन यम, यस टी, और लास्ट में दोनों चीज़ देखिएगा, यन है एस है, फिर यम है टी है। तो यम के बाद यन, यस के बाद टी, यानी एक पहले एक बाद में है।
तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से लगा लीजिए ट्रिक। तो कहाँ गया, हाँ ओरिएंटेशन, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार दिया है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ये हो गई रीता। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल ने क्या कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र, मैं इसकी माँ का पुत्र, इसकी माँ का पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। यानी इसकी माँ का जो पुत्र है उसके पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी ये अकेला पुत्र है। ठीक, यानी रीता की माँ, ठीक, ये हो गई उसकी पुत्री, और इसका जो पुत्र है ये माँ है। तो इसकी जो हो गई पुत्री, ये पुत्री हो गई, और ये हो गए पुत्र का पुत्र है। यानी कहने का मतलब ये और ये पुत्र और पुत्री ये क्या है, भाई बहन है, और इसका पुत्र ये है। यानी जो रीता है इनके पिताश्री की क्या हो गई, पिताश्री की बहन हो गई। तो इसका क्या रिलेशन आएगा, निखिल के तब क्या हो गई, जो पिता की बहन अर्थात बुआ का रिलेशन हो गया। ठीक है, सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें कुछ और प्रश्न है। भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा, ये आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। तो आइए ऊपर से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, ठीक, 3 राज्य हो गए। 2 राज्य और हैं, कौन कौन सा, एक सिक्किम हो गया, सिक्किम, और एक हो गया आपका जो ऐसे ऐसे नीचे से जो जाके जुड़ता है, तो उसका क्या नाम है, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। भूटान नहीं है, भूटान दूसरा देश है। ठीक है, भूटान नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, भूटान दूसरा देश है। तो 5 राज्य होंगे। कह रहा है कोस्टरिका किसकी राजधानी है। देखिए चीन की राजधानी बीजिंग है, ये गलत है। दिल्ली भारत देश की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की है, सान जोस जो है कोस्टरिका की राजधानी है। ठीक है, ये सही है। अगला आते हैं, केंद्र शासित लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, मलयालम है। ठीक, निम्नलिखित में अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, औरंगाबाद में है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 550। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो बुध नज़दीक है सबसे। और फिर उसके बाद ओणम, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ओणम। और भारत के संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या, ये भी, ये दोनों जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये 2 प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाकी और अब ये जो है पैराग्राफ क्वेश्चन है, ये करा दिया गया है पहले ही। तो इतने सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बनते हैं, और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके फिर से जो है रिवाइज होंगे। तो मित्रों ये मैं बताना चाहूँगा कि जो यूपी पेट का जो एग्ज़ाम होगा इसी पैटर्न पे होगा, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि गणित के कोई ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़े कठिन आ सकते हैं, लेकिन जो जीएस के पैटर्न होता है ठीक इसी प्रकार होता है। तो कुछ पैटर्न होते हैं। तो मैं हिंदी का एक मैराथन क्लास लाऊंगा जिसमें लगभग 100 प्रश्न होंगे, और संबंधित जितने भी आते हैं प्रश्न, विलोम, पर्यायवाची, जो भी मुहावरा, छंद, जो भी रहेगा जो आपके सिलेबस में, सारी चीज़ें मैं इन्वॉल्व करके लाऊंगा। एक 100 प्रश्न को मैराथन क्लास, उसको मैं बहुत जल्दी लाऊंगा और उसको पढ़ाऊंगा। तो बताइएगा अगर कोई गलती अगर हुई होगी आपकी नज़र से, तो कमेंट में ज़रूर करिएगा और बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। और कुछ क्वेश्चंस जो है हमने छोड़ रखे थे आप लोगों के लिए, तो उसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। उससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं उसको भी हमसे पूछ लीजिएगा अगर नहीं आ रहा है तो। बाकी मैथ्स का भी एक मैराथन क्लास चलेगा, हिंदी का भी चलेगा,
संविधान का भी चलेगा। धीरे धीरे क्या है, जब तक आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे लगभग जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको करा दिया जाएगा। तो खुद प्रैक्टिस करते रहिए, बराबर चीज़ों को याद करते रहिए। अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है, ज़्यादा जो है इधर उधर भागने का टाइम नहीं है। बस आप रिवाइज करते रहिए कि कितने प्रश्न हम सही कर ले जा रहे हैं। रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए चीज़ों को। तो बताइएगा क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमारा वीडियो देखा, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को बहुत आगे तक शेयर करेंगे, ताकि हमारा चैनल जो है जल्दी से जल्दी क्या करे, ग्रो करता रहे, और हम आपके लिए ढेर सारी चीज़ें लाते रहें। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे नए प्रश्नों के साथ। तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।